चलो, तो आज हम अपना शुरू करते हैं ग्रुप टू। अगर हम बात करें ग्रुप टू की, तो ग्रुप टू में टोटल 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। कौन कौन से 3 सब्जेक्ट्स हैं? पेपर नंबर 4, वैसे ग्रुप टू का पेपर नंबर 1 है, बट ग्रुप 1 के साथ देखें तो पेपर नंबर 4 हो जाएगा। पेपर नंबर 4 का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एक पेपर नंबर 5 है जिसका नाम है ऑडिटिंग, और एक पेपर नंबर 6 है जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अगर मैं ग्रुप टू की बात करूं तो ग्रुप टू कंपैरेटिवली छोटा है ग्रुप वन से, क्योंकि ग्रुप वन में तुम देखोगे अकाउंट्स बहुत बड़ा है, टैक्स बहुत बड़ा है, लॉ बड़ा है। ठीक, यहाँ पर अगर हम बात करें कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये अराउंड अराउंड 2.5 से 3 महीने लेगा और हमारा हो जाएगा। ऑडिटिंग लो जितना ही है, जैसे लो 4 महीने लेता है, अप्रोक्स अप्रोक्स ये भी 3.5 से 4 महीने लेता है ऑडिटिंग। और स्ट्रेटेजिक एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात करूं तो ये तो अराउंड 2 to 2.5 मंथ चलेगा सिर्फ। हाँ, दोनों मिला के। तो ये हमारा चलता है एफएमएसएम, बहुत छोटा सब्जेक्ट होता है क्योंकि दोनों 50-50 नंबर के हैं। और एसएम थ्योरी है, एफएम प्रैक्टिकल है। पोस्टल मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूरा प्रैक्टिकल है, ठीक है ना, पूरा का पूरा क्या रहेगा, प्रैक्टिकल रहेगा। ऑडिट थ्योरी है पूरी, तो एक प्रैक्टिकल और आधा प्रैक्टिकल, तो 1.5 प्रैक्टिकल हो गए, 1.5 क्या हो गए थ्योरी। बट सेकंड ग्रुप तुम देखोगे ज्यादा स्कोरिंग लगेगा तुम्हें, क्योंकि इसमें ना बहुत ज्यादा चीजें नहीं है याद रखने को, बहुत इजीली इसके प्रैक्टिकल सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 100 मार्क्स का जो पेपर है, ये बहुत इजी होता है। 70-80 स्कोर करना है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है। अगर मैं एक दो चैप्टर को हटा दूं तो काफी इजी कॉन्सेप्ट है, एक दो चैप्टर में थोड़ा सा दिमाग लगेगा। एफएम, एफएम का एक चैप्टर अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी बचे मतलब टोटल वैसे 50 में से 40-42 लाना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि इसमें भी एक चैप्टर ही ऐसा है सिर्फ जो थोड़ा सा बच्चों को लगता है कि समझने में मुश्किल हो रही है। बाकी वरना क्या रहता है, बहुत इजी रहता है। पर उस चैप्टर को भी बहुत अच्छे से करेंगे तो ये वाला भी हमारा हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं इस सेकंड ग्रुप की, सेकंड ग्रुप में तुम बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो, बहुत इजीली स्कोर मिल जाएगा तुम्हें इसकी, अगर तुमने थोड़ी सी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है। ठीक, बच्चे बहुत आराम से इसमें 70-70, इसमें 65-70 इसमें आराम से लेके आते हैं, बहुत इजीली मिल जाते हैं इनके अंदर। ठीक, अगर तुम दोनों दोनों अगर तुम लोग दोनों ग्रुप दे रहे हो तो उसके केस में तुम्हारा सेट ऑफ की हेल्प भी करा देता है ये वाला सेकंड ग्रुप। और अगर तुम रैंक के लिए जा रहे हो तो उसमें तुम्हें सेकंड ग्रुप पे ग्रिप बनानी बहुत जरूरी है, क्योंकि सेकंड ग्रुप तुम्हारा बहुत अच्छा होगा ना, तभी तुम रैंक वगैरह सोच सकते हो, ठीक है। चलो, तो पेपर का पैटर्न वगैरह सब सेम रहेगा। पहला क्वेश्चन कंपलसरी 30 नंबर का एमसीक्यू, हर एक पेपर के अंदर 30 नंबर का एमसीक्यू रहेगा। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी रहेगा, बाकी सारे में से कोई भी मतलब एक छोड़ के बाकी सारे करने होंगे, एक ऑप्शन में रहेगा। ठीक, 100 मार्क्स के होंगे, वही 40 चाहिए, सेम जो हमारा क्राइटेरिया हमने फर्स्ट ग्रुप में देखा है। तो आज हम बात करते हैं अपने सब्जेक्ट नंबर 4 की, पेपर नंबर 4 जिसका नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो ये हमारा 100 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। अगर मैं इस सब्जेक्ट के बारे में बात करूं तो पहले ना 2017-18 तक की बात करूं तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के साथ एक और सब्जेक्ट होता था जिसका नाम फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। मतलब पहले के टाइम पे कॉस्ट और एफएम एक ही सब्जेक्ट होते थे, दो अलग अलग सब्जेक्ट नहीं होते थे। ठीक, तो 2017-18 तक की बात करें तो उस टाइम पे कॉस्ट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ही सब्जेक्ट था। सोच के देखो, जो 100 नंबर का तुम कॉस्ट अभी पढ़ रहे हो और जो 50 नंबर का तुम एफएम अभी पढ़ रहे हो, 150 नंबर वो उस टाइम पे 100 नंबर में पूछा था। ठीक, ना ही उस टाइम पे क्या होते थे, एमसीक्यू होते थे। तो उस टाइम पे क्या होता था, बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे होते थे जो हम पढ़ते बहुत अच्छे से थे पर पेपर में नहीं आते। बट अब क्योंकि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग अकेला पूरा 100 नंबर का है, तो इसमें हमें चांस कम है कि कोई चैप्टर नहीं आएगा। ऑलमोस्ट सारे के सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। एक आधा चैप्टर होगा जो हटवा दूंगा मैं, जो बहुत कम इंपॉर्टेंट होगा, ना के बराबर आता है। वरना उसके अलावा टोटल 15 चैप्टर है, उसमें से 15 में से 13 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट हर पेपर, हर चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा। तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि तुम छोड़ के जा सकते हो, सारे के सारे तुम्हें करने ही करने पड़ेंगे। सेम गोज विद एफएमएसएम। एफएमएसएम भी 50 नंबर का एफएम है, उसके अंदर 8 ही चैप्टर है सिर्फ। तो आठों के आठों हमारे लिए क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आठों में से पेपर में क्वेश्चन आते हैं।
जब मैंने इंटर दिया था तो मेरे टाइम पे कोस्ट और एफएम एक ही साथ होता था। कोस्ट और एफएम क्या होता था? एक साथ। उस टाइम पे कोस्ट अकाउंटिंग में ना एक बहुत बड़ा चैप्टर है प्रोसेस कॉस्टिंग के नाम से। प्रोसेस कॉस्टिंग एक बहुत बड़ा चैप्टर है। अराउंड अराउंड मैं मानूँ ना उसमें, तो उसमें कम से कम 10 क्लास तो लग जाती है। ठीक। वो इतना बड़ा चैप्टर है कि उसमें 8 से 10 क्लास आराम से ले जाता है। और फिर उसकी प्रैक्टिस करना। तो मैंने अपने टाइम पे क्या हुआ था कि हमारी वही 8 से 10 क्लास लगी। उसके अंदर बहुत सारी हमने प्रैक्टिस करी। मतलब ये मान लो पूरा पूरा 1 महीना मैंने सिर्फ प्रोसेस कॉस्टिंग को दिया होगा। क्लास में पहले 8-10 क्लास, मतलब वही हो गया 20-25 दिन अल्टरनेट डेज पे क्लास होती थी। फिर उसके बाद 4-5 दिन प्रैक्टिस करना, उसके क्वेश्चंस भी ज़्यादा थे, उसमें तरीका, उसमें मेथड भी ज़्यादा है, तो उसके ऊपर मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ी। पेपर में आया ही। वो 1 महीना पूरा खराब हो गया क्योंकि पोस्ट एफएम एक साथ होता था, तो उसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स ऐसे होते थे जो पेपर में नहीं आते थे। तो प्रोसेस कॉस्टिंग सबसे बड़ा चैप्टर, सबसे मेन चैप्टर माना जाता था और वो आया ही। बट अब ऐसा नहीं होगा। अब डेफिनेटली हर चैप्टर पेपर में तुम्हें दिखेगा, ठीक है ना? क्योंकि पिछले इतने ट्रेंड से देखे जा रहे हैं कि कोई भी चैप्टर वो मिस नहीं करते, क्योंकि अब उनके पास चैप्टर बांटने के लिए है ही नहीं। 100 नंबर का पेपर है, उसमें 13 चैप्टर्स है, तो 13 चैप्टर्स में वो बांट देते हैं। बहुत इजीली हो जाता है। चलो अब हम बात करते हैं फिलहाल चैप्टर की, सब्जेक्ट की, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग? कहता है ये सब्जेक्ट हमें इस बारे में बताएगा कि अगर मान लो मैं चेयर बनाने का बिजनेस है, मैं चेयर मैन्युफैक्चर करता हूँ, तो चेयर मैन्युफैक्चर करने में मेरी कितनी कॉस्ट लगी। कॉस्ट का मतलब समझते हो? खर्चा कितना, उसका कितने उस पे पैसा लगा, कितनी कॉस्ट लगी एक चेयर बनाने में, एक टेबल बनाने में, किसी भी चीज को बनाने में मेरी कितनी कॉस्ट लग रही है। वो कॉस्ट हमें कौन सी जाएगा निकालना? कॉस्ट। फिर वो कॉस्ट तो लग गई, कॉस्ट के लगने के बाद उसको मैनेज करना, यानी कि कॉस्ट ज्यादा तो नहीं लग गई, कितनी ज्यादा लगी, उसको कम कैसे करें, कैसे हम अपनी कॉस्ट को बचाएं, कॉस्ट को कंट्रोल में लाएं, वो हमें कौन सिखाता है? मैनेजमेंट। वो हमें कौन सिखाता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हालांकि यहाँ पर इंटर लेवल पे हमें सिर्फ इतना सिखाया जाएगा कि कैलकुलेट कर दो कॉस्ट ज्यादा लगी है या कॉस्ट कम लगी है, बट उसके ज्यादा से ज्यादा उसका रीजन पूछ लिया जाएगा, बट उसको कंट्रोल करना हमें नहीं सिखाया जाता। ठीक। पहले थोड़ा बहुत उसका पार्ट फाइनल में होता था, बट अब उन्होंने फाइनल से कॉस्टिंग हटा दिया, तो अब उसको हम यहाँ पर नहीं सिखाया जाता, ज्यादातर सीएमए इसको सिखाया जाएगा। जो सीएमए कर रहा होगा उसको इस बारे में ज्यादा सीखने को, क्योंकि उनका तो कोर ही सब्जेक्ट क्या होता है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो उनके लिए तो ये सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये चीज उनको ज्यादा सिखाई जाती है। बात समझ आ रही है? तो ये था हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब कि कॉस्ट क्या होती है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है। दोनों मिला के 100 नंबर के रहेंगे और कोई अलग अलग टॉपिक नहीं है। जैसे एफएम अलग सब्जेक्ट है, एसएम अलग सब्जेक्ट है, यहाँ पर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट कुछ अलग नहीं है कि दो मॉड्यूल अलग बने हुए हो, या ये 50 नंबर का, ये 50 नंबर का, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही सब्जेक्ट है, पूरा सब्जेक्ट है 100 नंबर। ठीक। चलो लिखना इंट्रोडक्शन। अभी कोई चैप्टर नहीं है, अभी सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में थोड़ी सी बात करें। इंट्रोडक्शन। अगर मैं तुमसे कुछ चीजों के मतलब पूछूं, बचपन से हम वो वर्ड्स पढ़ते आ रहे हैं, बट अगर मैंने तुमसे पूछा कि बताओ एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होता है? एक्सपेंसेस नॉर्मली खर्चे, कोई भी खर्चे, अगर हम लेमन लैंग्वेज में बोले तो खर्चा हमारा क्या होता है? एक्सपेंस। अगर मैं एक बात करूं, मान लो ये हमारा मंथ है जनवरी, ये हमारा मंथ है फरवरी, ये हमारा मंथ है मार्च, और ये हमारा मंथ है अप्रैल। ठीक। मेरा साल यहाँ खत्म हो रहा है, मेरा ईयर एंडिंग है 31 मार्च 2025। 31 मार्च 2025। ठीक। मेरा हर महीने का रेंट है ना, मेरा हर महीने का रेंट कितना है? 10,000। मेरा हर महीने का रेंट कितना है? 10,000 रुपए। तो मैंने क्या किया, फेब्रवरी में एक साथ 30,000 रुपए पे कर दिए। तो अब मुझे फेब्रवरी के पे कर दिए मैंने, मार्च में पे कर दिए और अप्रैल के पे कर दिए। तो 30,000 रुपए पे करे, 10,000 फेब्रवरी के, 10,000 मार्च के, 10,000 अप्रैल के। अब मैं आज किस डेट पे हूँ? 31 मार्च पे हूँ। आज मैं किस डेट पे हूँ? 31 मार्च पे। तो क्या मैं 31 मार्च पे पूरा का पूरा एक्सपेंस बुक कर लूँ 30,000 रुपए का? कर लूँ क्या? नहीं। क्यों? अप्रूवल बेसिस पे चलेगा। तो कह रहे हो कि फेब्रवरी का और मार्च का तो आप एक्सपेंस बुक कर लो, बट अप्रैल का जो है वो एक्सपेंस नहीं होगा, वो क्या होगा? प्रीपेड होगा। वो क्या माना जाएगा? प्रीपेड माना जाएगा। ठीक।
तो एक्सपेंस का मतलब क्या हुआ, एक्सपेंस का मतलब होता है कि वो पार्ट जिसका बेनिफिट हमने ऑलरेडी उठा लिया। 31 मार्च की अगर मैं बात करूं तो मैंने फरवरी में जगह यूज कर ली, मार्च में जगह यूज कर ली, फरवरी में जगह यूज कर ली और मार्च में जगह यूज कर ली, मतलब मैंने इन दोनों का बेनिफिट उठा लिया, जिसके बदले में मैंने 10,000 रुपए पे भी कर दिए, तो मेरा खर्चा कितना बना, 20,000। लेकिन अप्रैल वाले का बेनिफिट अभी उठाना बाकी है, अप्रैल वाले का बेनिफिट अभी उठाना बाकी है, तो इसीलिए हम इसको खर्चा बुक नहीं। अगर मैंने एक स्टाफ रखा, मैंने एक स्टाफ रखा, मान लो उसको मैंने फरवरी मंथ में उसने पूरा काम करा और फिर मैंने फरवरी मंथ की उसको सैलरी दी, तो मैंने उससे अपना काम करवा लिया ना फरवरी का, फिर मैं उसको सैलरी दे रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो खर्चा है। लेकिन अगर मैंने उसको एडवांस में सैलरी पे कर दी, अगले महीने की सैलरी पहले ही पे कर दी, तो फिर मैं उसको एज अ खर्चा नहीं दिखाऊंगा, मैं उसको क्या दिखाऊंगा, प्रीपेड। ठीक, तो खर्चे का मतलब खर्चा कब बुक करेंगे, जब हमने उसका बेनिफिट ऑलरेडी डिराइव कर लिया हो, ऑलरेडी उठा लिया हो। ठीक, ठीक ना। फर्स्ट पॉइंट एक्सपेंसेस। expenses में लिखना, expenses are that part of cost, expenses are that part of cost against which, against which some benefits has already derived, against which some benefits has already derived। मतलब क्या कह रहा है कि कुछ ऐसे खर्चे, खर्चे क्या होते हैं, वो पार्ट ऑफ कॉस्ट जिसके अगेंस्ट तुमने ऑलरेडी बेनिफिट उठा लिया हो। जैसे मान लो होता क्या था, तुमने फाउंडेशन में देखा होगा कि एक मशीन है जिसकी कॉस्ट है कितनी, 1,00,000 रुपए। कॉस्ट कितनी है, 1,00,000 रुपए। एक साल वो मशीन चल गई, एक साल उसने उस मशीन को हमने चला लिया, तो उस एक साल का हम क्या लगाते हैं, डेप्रीशिएशन। कितना, 10,000। कितना बचा, 90,000। तो मतलब क्या हुआ, हमने हमारी कॉस्ट कितनी थी, 1,00,000, जिसपे हमने एक साल यूज करा, यानी कि उस मशीन से एक साल का बेनिफिट उठा लिया। तो अगर एक साल का बेनिफिट उठा लिया, तो हमें वो एक साल का अमाउंट किस में दिखा देना चाहिए, खर्चों में। तो हम क्या करते थे, डेप्रिसिएशन को किधर डालते थे, पीएनएल के डेबिट साइड में, यानी कि पीएनएल में खर्चा दिखा देते थे। तो यानी कि जितना हमने यूज कर लिया उतना पोर्शन किसमें चला जाएगा, पीएनएल, यानी कि खर्चों में। ठीक, सेकंड पॉइंट, या इसमें एक एग्जांपल लिखो, फॉर एग्जांपल सैलरी, फॉर एग्जांपल सैलरी, फॉर एग्जांपल सैलरी। सेकंड पॉइंट, लॉस। लॉस क्या होता है, नुकसान। नुकसान कहते हैं कोई भी नुकसान हो गया, मतलब क्या, अगर मान लो मैं एक चेयर लेके आया, ठीक, मुझे लगा था कि इस पे बच्चों को बच्चे बैठेंगे और पढ़ेंगे, ठीक, मैं यूज करूंगा इसको धीरे धीरे, बट जैसे लेके आया वो टूट गई, जैसे लेके आया वो टूट गई, तो क्या मैं इसको अब यूज कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। क्या मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो लॉस का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पार्ट जिसमें, जिसका आपको कभी भी बेनिफिट मिलेगा ही नहीं, यानी कि आप कोई एसेट खरीद के लाए, कोई भी चीज खरीद के लाए, लेकिन आप अब उसका बेनिफिट उठा ही नहीं सकते, वो क्या हो गया, आपका लॉस। ठीक, फॉर एग्जाम्पल हुआ क्या, 1,00,000 की मशीन थी, जिसपे डेप्रिसिएशन लगा था कितना, 10,000 का, बची कितनी थी, 90,000 की। अब हुआ क्या, 90,000 की मशीन में एक पार्ट ऐसा था 15,000 का जो जल गया, एक पार्ट ऐसा था 15,000 का जो जल गया। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, वो पार्ट मैं कभी भी यूज नहीं कर पाऊंगा, वो जो पार्ट है मेरा, वो मैं कभी भी यूज नहीं कर पाऊंगा, तो उस पार्ट को मुझे हटाना पड़ेगा, तो वो मेरा क्या होगा, लॉस। तो माइनस कर देंगे डैमेज, कितने का, 15,000। तो यानी कि अब मेरी मशीन कितने की बची, 75,000 की। तो लॉस का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा पार्ट ऑफ कॉस्ट जो कभी भी आपका यूज हो ही नहीं सकता, मतलब आप उसका बेनिफिट कभी ले ही नहीं पाओगे, आपको उसका कभी भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो लिखना लॉस, लॉस के अंदर, लॉस इज दैट पार्ट ऑफ कॉस्ट, लॉस इज दैट पार्ट ऑफ कॉस्ट against which, against which no benefit is derived, against which no benefit is derived। और लास्ट असेट, या फॉर एग्जांपल, इसमें भी एग्जांपल लिख दो, फॉर एग्जांपल लॉस बाय फायर, फॉर एग्जांपल लॉस बाय फायर।
तीसरी बात करूं तो थर्ड टर्म क्या है, असेट। असेट मतलब क्या, असेट का मतलब हुआ कि कोई भी ऐसी चीज जिसका बेनिफिट अभी हम फ्यूचर में उठाएंगे। अगर मान लो ये चेयर है, ये चेयर मैंने खरीदी, क्या मैंने इसका बेनिफिट आज ही उठा लिया, नहीं, इसका बेनिफिट मुझे अभी धीरे धीरे मिलता रहेगा, तो ये मेरे लिए क्या है, असेट है। ठीक, ये बेनिफिट मुझे धीरे धीरे मिलता रहेगा, तो ये मेरा क्या है, असेट है। अगर ये एक मशीन थी 1 लाख रुपए की, उस पर डेप्रीशिएशन लगा 10,000 का, डैमेज हो गई 15,000 की, तो जो ये 75,000 बचे, अभी ये 75,000 की मशीन मैं कब यूज करूंगा, फ्यूचर में, इसका बेनिफिट मुझे कब मिलेगा, फ्यूचर में। तो ये मेरी क्या हुई, इसकी डब्ल्यूडीवी। तो अब ये मेरा क्या माना जाएगा, असेट। तो याद करो फाउंडेशन के डेप्रीशिएशन को किधर डालते थे, पीएनएल के डेबिट साइड में, क्योंकि इसका बेनिफिट तुमने उठा लिया तो ये खर्चा हो गया। डैमेज किधर जाएगा, ये भी पीएनएल में जाएगा, बट ये क्या है, लॉस है, तो लॉस के नाम से किसमें चला जाएगा, पीएनएल में। लेकिन जो बच गई डब्ल्यूडीवी वो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में, किस साइड, असेट साइड, क्योंकि ये हमारा क्या है, असेट। इसका बेनिफिट अभी आपको फ्यूचर में मिलना है। ठीक, तो लिखना, असेट इज दैट पार्ट ऑफ कॉस्ट, asset is that part of cost, asset is that part of cost against which, against which benefit is yet to be derived, against which benefit is yet to be derived, yet to be derived. For example, plant and machine, for example, plant and machine, plant and machine. Last point लिखना, cost, fourth point, cost। तो देखना, इसकी कॉस्ट कितनी थी, 1 लाख। 1 लाख कैसे आया, 75,000 का एसेट, 15,000 का लॉस और 10,000 का डेप्रीशिएशन, यानी कि टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 75, 15, 90, 90 और 10, 100। तो 1 लाख की कॉस्ट हो गई, लिख दो 1 लाख। और सॉरी, इसमें ऐसा पहले ये एग्जांपल लिख लेना, चलो पहले लिखवा देता हूँ फिर एग्जांपल। कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ, कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ एक्सपेंस, कॉमा, लॉस एंड असेट, एक्सपेंस, कॉमा, लॉस एंड असेट। अब ये एग्जांपल लिख लो, ये कॉस्ट तो लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन के आगे लिख देना एक्सपेंस, डैमेज के आगे लिख देना लॉस और इसके आगे लिख देना असेट। तो ये 4 टर्म्स है जो इस सब्जेक्ट में बहुत काम आएंगी, तो इन चारों टर्म्स को हमारे लिए समझना काफी जरूरी है। Done? चलो, तो ये तो जस्ट बेसिक टर्म्स थी। अब हम बात करते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता क्या है। लिखना, व्हाट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, व्हाट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, व्हाट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। लिखना इसमें, इट इज अ सब्जेक्ट, it is a subject that deals with, it is a subject that deals with various aspects, various aspects of, various aspects of cost, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ कोस्ट। कहता है कि हम, ये हमारा जो सब्जेक्ट है ये किसके बारे में बात करता है, बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेगा, बहुत सारे अलग अलग किसके बारे में बात करेगा, एस्पेक्ट्स के बारे में। अगर इसके नीचे थोड़ी सी जगह बची है आधे पेज जितनी तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट पेज पे हेडिंग डाल दो, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ कोस्ट, और इसके नीचे 4 कॉलम बना, इसके नीचे हम कितने 4 कॉलम बना लेंगे। सबसे पहले इसका मतलब क्या हुआ, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ कोस्ट, मतलब हमें यहाँ पर कोस्ट में क्या क्या सीखने को मिलेगा, किस किस चीज के बारे में हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, मतलब हमारा सिलेबस क्या है बेसिकली। तो सिलेबस में सबसे पहली चीज आएगी
एलिमेंट्स ऑफ कोस्ट। एलिमेंट्स ऑफ कोस्ट, तो पहला एलिमेंट यानी कि कोस्ट के क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं। अगर मैं ये चेयर बना रहा हूँ, अगर मैंने ये चेयर बनाई, तो इस चेयर को बनाने में कोस्ट में क्या क्या खर्चा लग सकता है, बताओगे क्या क्या लग सकता है। प्लास्टिक लग सकता है, तो पहली चीज सबसे पहले क्या लगेगी, प्लास्टिक। प्लास्टिक को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो अगर हम किसी भी चीज की क्या बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो उसमें क्या आएगा, मटेरियल सबसे पहले लगेगा। ठीक, फिर और क्या लगेगा, लेबर। सेकंड नंबर पे क्या लगेगा, लेबर। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कहते हैं एक लेबर लगेगी और लेबर के साथ साथ कुछ और ऐसे खर्चे होंगे जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होंगे किससे, प्रोडक्ट से। डायरेक्ट एक्सपेंसिव मतलब क्या, कुछ ऐसे खर्चे जो डायरेक्टली रिलेटेड हो किससे, किसी भी प्रोडक्ट से, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसिव। ठीक, इसको थर्ड नंबर मत देना क्योंकि ये दोनों एक ही साथ एक ही चैप्टर में है। ठीक, तो एक ही साथ लिखना। और क्या, इसके अलावा और भी कुछ खर्चे लग सकते हैं, जैसे फैक्ट्री का खर्चा लग गया, फैक्ट्री का रेंट वगैरह, कोई भी फैक्ट्री के खर्चे, कोई भी ऑफिस के खर्चे, ऑफिस में स्टाफ बैठा है, अकाउंटेंट बैठा है, कोई भी मैंने मार्केटिंग के खर्चे किए, लाइक सेलिंग, सेल्स करने के लिए एडवर्टीजमेंट वगैरह करी, तो यानी कि फैक्ट्री के खर्चे लग सकते हैं, ऑफिस के खर्चे लग सकते हैं, या फिर सेलिंग के खर्चे लग सकते हैं। इन सबको हम क्या नाम देते हैं, इन सबको हम नाम देते हैं ओवरहेड्स। ओवरहेड, ओवरहेड्स मतलब क्या हो गया, एक टाइप से खर्चे हो गए, लेकिन कौन से खर्चे, इनडायरेक्ट खर्चे। डायरेक्ट वाले नहीं, इनडायरेक्ट खर्चों को क्या बोला जाता है, ओवरहेड बोला जाता है। इनडायरेक्ट खर्चों को क्या बोला जाता है, ओवर। फिर इसके बाद आएगा हमारा मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। इसके बाद हमारा क्या रहेगा, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। कहते हैं इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में क्या क्या होगा, सबसे पहला जो मैंने तुम्हें बताया था, प्रोसेस कॉस्टिंग। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग का मतलब क्या हुआ कि हम अगर कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो उसको कैलकुलेट करने के क्या क्या मेथड्स होंगे, किस किस तरीके से हमें कॉस्ट कैलकुलेट करी जा सकती है। तो पहला मेथड है किसके लिए, पहला मेथड कौन सा है, प्रोसेस कॉस्टिंग। ये मेथड किस पे लगेगा, फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। वो जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में है, जो बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है, वो क्या करती है, प्रोसेस कॉस्टिंग को यूज करती है। ठीक, सेकंड नंबर पे एक और था हमारे पास, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ये किसके लिए होता था, फॉर कंस्ट्रक्शन कंपनीज। कंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए होता था। मैंने था इसलिए यूज किया क्योंकि ये वाला चैप्टर हमारे कोर्स से डिलीट हो चुका है। ठीक, ये वाला चैप्टर हमारे कोर्स से हट चुका है, तो ये वाला चैप्टर काट देना, ठीक है। लेकिन बहुत अच्छा चैप्टर था। अगर कोई कंपनी कंस्ट्रक्शन में है, जैसे बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज, एल&टी, डीएलएफ, ये सब कंपनीज, ये सब क्या फॉलो करती थी, कंस्ट्रक्शन ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग फॉलो करती थी। बट अब अभी हमारे अकाउंट्स में AS7 एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो किसकी बात करता है, कंस्ट्रक्शन कंपनीज की ही बात करता है। तो अब आजकल कंपनीज क्या करती है, AS7 अप्लाई करती है, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अभी भी यूज होता है रियल लाइफ। फिर सर अभी तक हमने बात की कि जो हम चेयर बना रहे हैं, मार्कर बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं, उसकी कॉस्ट हम कैलकुलेट कर लेंगे। बट क्या सर्विस वालों की भी कॉस्ट कैलकुलेट हो जाती है, जैसे मान लो अगर मैं हूं, मैं कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, मैं टीचिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरी कोई ऐसे ऐसे जैसे ये चेयर है, इसमें तो मटेरियल मुझे साफ साफ दिख रहा है ना कि साफ साफ मटेरियल लगा है, तो उसका खर्चा निकल जाएगा। लेकिन सर्विस के केस में सर, सर्विस की भी कॉस्ट निकल जाती है, बिल्कुल निकल जाती है। अब सोच के देखो, सर्विस में भी खर्चा तो लग ही रहा है ना, अगर रेंट का देना पड़ रहा है, लाइट सब कुछ, पानी वगैरह सब कुछ दे रहता है, तो उन सबका खर्चा तो जाता ही है। तो उस केस में उसकी भी कॉस्ट निकल सकती है क्या, बिल्कुल निकल सकती है। तो एक और हमारे पास चैप्टर आएगा, ऑपरेटिंग और सर्विस कॉस्टिंग के नाम से, फॉर सर्विस कंपनी, फॉर सर्विस कंपनी। कहता है कि ऑपरेटिंग या सर्विस कॉस्टिंग हमारा एक चैप्टर है जो किसके लिए है, सर्विस कंपनीज के लिए। कौन कौन सर्विस देते हैं, जैसे मान लो एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो गया, या फिर कोई ट्रांसपोर्टेशन वाले, जब बस या मेट्रो में ट्रेवल करते हो, तो वो क्या तुम्हें कोई सामान बेच रहे हैं, नहीं। वो तुम्हें क्या दे रहा है, वो तुम्हें जस्ट सिर्फ और सिर्फ एक सर्विस दे रहा है कि तुम एक जगह से बैठे दूसरी जगह उतर गए, तो वो क्या है, एक सर्विस है। वो क्या तुम्हारे लिए सर्विस है। तो वो सर्विस क्या होगी, उसके लिए कौन सा होगा, ऑपरेटिंग या सर्विस कॉस्टिंग। ठीक, और एक और है हमारे पास,
जॉब कॉस्टिंग फॉर स्पेसिफिक ऑर्डर्स। कहता है एक और चैप्टर हमारा रहेगा जॉब कॉस्टिंग के नाम से, जिसमें हम किसकी बात करेंगे, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर्स की बात करेंगे, जिसमें किसकी बात करेंगे, कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो वो हमारा क्या रहेगा, जॉब कॉस्टिंग रहेगा, वो आज हमारा क्या रहेगा, जॉब कॉस्टिंग, ठीक है ना। तो ये होगा, हाँ जॉब कॉस्टिंग हो गया फॉर स्पेसिफिक ऑर्डर्स। फिर इसके बाद हमारा आएगा रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट। तो सबसे पहले हमने ये देख लिया कि कोस्ट के एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, उनके मेथड्स क्या क्या होंगे। फिर अब हम बात करेंगे कि कोस्ट को रिकॉर्ड कैसे करेंगे, कोस्ट को रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा। तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए एक तो हमें बनानी होगी क्या, कोस्ट शीट। एक हमारा रहेगा क्या, कोस्ट शीट। या फिर एक और है हमारे पास जिसका नाम है कोस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। इसमें क्या होगा, इसमें नॉर्मल जर्नल एंट्रीज होंगी और लेजर अकाउंट होंगे, जो हम 11th क्लास से बनाते हुए आ रहे हैं, जर्नल और लेजर्स। तो इसमें हमें वो सारी चीजें फॉलो करनी है। डन। फिर लास्ट हमारा आता है एनालिसिस ऑफ कोस्ट। हम जो हमारी कोस्ट लगी ना उसको एनालाइज करेंगे, डीप उस कोस्ट के बारे में डीप में पढ़ाई करेंगे कि सर कितनी कोस्ट लगी, कैसी कोस्ट लगी, वो बताओ, ठीक। तो ये हमारा क्या होगा, एनालिसिस ऑफ कोस्ट। एनालिसिस ऑफ कोस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, सबसे पहला फर्स्ट नंबर पे क्या होगा एनालिसिस ऑफ कोस्ट के अंदर, बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल क्या होता है, ये हमें सिखाता है बजट के बारे में। ये हमें क्या सिखाता है, बजट के बारे में, कि एक कंपनी कैसे अपने खर्चों का बजट बनाती है। घर में होता है ना, मान लो 1 तारीख है आज, तो मैं पूरे महीने का बजट बनाऊंगा कि यार पूरे महीने मेरे घर में कितना खर्चा लगेगा, ताकि मैं उतने खर्चे के पैसे, उतने पैसे अलग से रख लूं, और बाकी पैसा मुझे कहाँ यूज करना है वो पता चले। ऐसी कंपनी क्या करती है, बजट बनाती है पूरे महीने का, पूरे साल का, 6 महीने का, क्वार्टर का, कैसे भी। तो कंपनी ने मान लो 1 महीने का बजट बनाया, फिर एक्चुअल में जब हुआ ना तो उसको कंपेयर करेगी, जितना हमने बजट बनाया था और जितना एक्चुअल में लगा क्या सही है। अगर बजट कम था, एक्चुअल में ज्यादा लग गया, तो ज्यादा क्यों लगा, उसका रीजन भी हमें यहाँ पर ढूंढना होता है। लेकिन मैंने बताया इंटर लेवल पे हम सिर्फ बजट बनाने तक रेस्ट्रिक्टेड है, हमें सिर्फ यहाँ पर बजट बना के दिखाना है, उसको ना एक्चुअल से कंपेयर करना, ना ही अगर ज्यादा कॉस्ट लग रही है तो उसको कम करने का सोचना, ठीक। तो इंटर लेवल पे हमारा काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, बजट को बना के देना, ठीक। वो पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा, सर बजट बना के दो, ठीक। तो हमें बस वो बजट बना के देना। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके बाद एक टॉपिक आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इसी का दूसरा नाम भी है वेरिएंस एनालिसिस। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या फिर वेरिएंस एनालिसिस ये क्या बात करता है, कहता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या वेरिएंस एनालिसिस की बात करें तो इसमें क्या आएगा, कहता है एक ऐसी चीज जहां पर हम वेरिएंस के बारे में एनालाइज करेंगे। मतलब क्या, मैंने बोला इस चेयर को बनाने में 400 रुपए का खर्चा लगना चाहिए था, लेकिन जब ये एक्चुअल में चेयर बनी तो 450 रुपए का खर्चा लग गया। तो मैंने सोचा कितने का था, 400 रुपए का, लेकिन लग कितने का गया, 450 रुपए। तो कितना एक्स्ट्रा लगा, 50 रुपए। वेरिएंस कितना आया, 50 रुपए। तो उस 50 रुपए के बारे में डीप में एनालाइज करेंगे इस चैप्टर में, डीप एनालिसिस करेंगे किसमें, इस चैप्टर के, ठीक। और थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें, थर्ड नंबर पे हमारा क्या होगा, मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक, मार्जिनल कॉस्टिंग। तो हमारे पास 3 टॉपिक हुए। पहला टॉपिक किससे रिलेटेड था, बजट से, कि हमें बजट बनाना है। दूसरा टॉपिक क्या है, वेरिएंस को एनालाइज करना, यानी कि कंट्रोल करना, कि कहां कहां पर मेरा खर्चा ज्यादा लग रहा है, कहां कहां पे मेरा खर्चा ज्यादा लग रहा है। और लास्ट मार्जिनल कॉस्टिंग किसमें हेल्प करता है, डिसीजन में। मार्जिनल कॉस्टिंग किसमें हेल्प करता है, डिसीजन में, कि मुझे यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। या फिर अगर मेरी कंपनी का, मान लो मैं किसी कंपनी का वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूँ, सीएम में हूँ किसी कंपनी के अंदर, कंपनी का ओनर मेरे पास आया, मुझसे बोला
कि बताओ मुझे पूरे साल में ना 10 लाख का प्रॉफिट चाहिए, तो मुझे बताओ कितनी यूनिट में बेचूं ताकि मुझे 10 लाख का क्या हो, प्रॉफिट हो जाए। तो उस केस में मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा कि 10 लाख के प्रॉफिट के लिए कितनी यूनिट बेचनी जरूरी है, कितनी यूनिट्स को बेचना जरूरी है। तो वो हमारा क्या हो गया, डिसीजन। वो हमारा क्या हुआ, डिसीजन। सर कितने चैप्टर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 चैप्टर्स हुए, 11 चैप्टर्स हुए। हमारे मॉड्यूल में कितने हैं टोटल, 15 चैप्टर्स है। 15 में से पहला चैप्टर तो पूरा थ्योरी वाला है, उसको हटा दो, कितने बचे, 14 चैप्टर। हमने लिखे हैं कितने, 11 चैप्टर। कितने बचे हैं, 3। 3 चैप्टर कौन कौन से हैं, एक चैप्टर है एबीसी के नाम से, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये हमारा किससे रिलेटेड होता है, ओवरहेड से रिलेटेड होता है, ठीक है ना। तो वो कोई एलिमेंट नहीं है कोर्स का, बट वो किससे रिलेटेड है, ओवरहेड से रिलेटेड है। तो अभी इस चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो उसका मतलब समझ लेंगे क्या है। तो हमारा 12th चैप्टर हो गया ये। फिर एक हमारा चैप्टर होता है जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स। ये जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स किससे रिलेटेड होता है, प्रोसेस कॉस्टिंग से। तो वो वाला चैप्टर किसमें कवर हो जाता है, प्रोसेस कॉस्टिंग। और एक लास्ट एक हमारा चैप्टर होता है यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग। ये किसके साथ है, जॉब कॉस्टिंग के साथ। बिल्कुल जॉब कॉस्टिंग के जैसा ही चैप्टर है, यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग। तो इस तरीके से 3 चैप्टर और मिला लूं तो हमारा टोटल कितने चैप्टर हो जाते हैं, 14। ठीक, तो ये हमारा पूरा कोर्स का सिलेबस होता है जिसमें कितने चैप्टर्स है, 14 चैप्टर। ठीक, क्लियर है बात। चलो अब लिखना बेसिक टर्म्स, बेसिक टर्म्स टू बी यूज्ड इन कॉस्टिंग, बेसिक टर्म्स यूज्ड इन कॉस्टिंग। बेसिक टर्म्स यूज्ड इन कॉस्टिंग, बेसिक टर्म्स यूज्ड इन कॉस्टिंग। क्या क्या बेसिक टर्म्स है जो कॉस्टिंग के अंदर यूज होने वाली है। सबसे पहले लिखना व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट। फर्स्ट पॉइंट में व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट, व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट। कहते हैं सबसे पहले बताओ वेरिएबल कॉस्ट क्या क्या होती है, बताना। जो चेंज होती रहती है, जितने ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे उतनी कॉस्ट बढ़ेगी। और कोई, ठीक है, बिल्कुल सही बोला है। कहता है कि जितने ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे उतनी कॉस्ट ज्यादा बढ़ती रहेगी। वो हमारी क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट। मतलब क्या बोला नेहा कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, एक ऐसी कॉस्ट जो चेंज होती रहती है, बट किसके रिलेशन में, आउटपुट के रिलेशन में। तो चेंज तो होगी बट किसके रिलेशन में, आउटपुट के रिलेशन में। ठीक, अगर मान लो मैं एक चेयर बना रहा हूँ तो 100 रुपए का प्लास्टिक लग रहा है, बट अगर मैं 2 चेयर बनाऊंगा तो कितने रुपए का लगेगा, 200 रुपए का। 3 चेयर बनाऊंगा तो कितने का लगेगा, 300 का। 4 चेयर बनाऊंगा तो 400 का। जैसे जैसे मैं चेयर बढ़ाता जा रहा हूँ वैसे वैसे मेरा क्या लगता जा रहा है, प्लास्टिक का खर्चा बढ़ता जा रहा है। तो वो मेरी क्या हो गई, वो वेरिएबल कॉस्ट। ठीक, वो मेरी क्या कहलाएगी, वेरिएबल कॉस्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है दोनों, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। ना ही सिर्फ कॉस्टिंग के अंदर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर भी कॉस्ट और एफएम दोनों सब्जेक्ट में हमें पता होना चाहिए कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है और फिक्स कॉस्ट क्या होती है। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट जो चेंज होती रहेगी किसके साथ, आउटपुट के साथ। जो हमारा आउटपुट है यानी कि चेयर, तो चेयर के साथ साथ चेंज होती रहेगी, वो हमारी क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये रेंट है यहाँ का, अगर मैं यहाँ पर रेंट चेयर बना रहा हूँ और यहाँ का रेंट दे रहा हूँ 20,000 रुपए। एक चेयर बनाई तो भी कितना रेंट जाएगा, 20,000। 10 चेयर बनाई तो भी कितना जाएगा, 20,000। 50 चेयर बनाई तो भी 20,000। तो यानी कि वहां पर क्या, मेरा आउटपुट तो चेंज हो रहा है बट कॉस्ट चेंज नहीं हो रही, तो वो क्या कहलाएगी, फिक्स कॉस्ट। वो हमारी क्या होगी, फिक्स। लिखना वेरिएबल कॉस्ट के अंदर, वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट which keeps on changing, which keeps on changing, which keeps on changing in relation with, in relation with the output, in relation with the output। कहता है कि जो आउटपुट के साथ चेंज होती रहे वो हमारा क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। अंडरलाइन कर दो कीप्स ऑन चेंजिंग को और आउटपुट को, कीप्स ऑन चेंजिंग और आउटपुट, फुल स्टॉप।
variable cost is always considered, variable cost is always considered in per unit terms, variable cost is always considered in per unit terms. कहता है वेरिएबल कॉस्ट को किसमें कैसे शो करेंगे, पर यूनिट टर्म्स में दिखाएंगे, उसको किसमें दिखाएंगे, पर यूनिट टर्म्स में, हमेशा किसमें शो किया जाएगा, पर यूनिट टर्म्स में, फुल स्टॉप। नेक्स्ट टाइम लिखना, इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स, कॉमा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, इन अदर वर्ड्स, कॉमा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट will remain same, variable cost per unit will remain same, ब्रैकेट में लिख देना if question is silent। कहता है हम ये मान के चलेंगे कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या रही है, सेम रही है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो। सोच के देखना, एक चेयर पे 100 रुपए का प्लास्टिक लग रहा है, तो मैं ये मान के चलूंगा कि हर एक चेयर पे 100 रुपए का ही प्लास्टिक लगेगा, क्योंकि अगर 1 से 2 बना रहा हूँ तो कितने का लगेगा, 200 का, 2 से 3 बना रहा हूँ तो कितना का लगेगा, 300 का। बट कभी कभी ऐसा होता है ना रियल लाइफ में कि अगर मैं 10 किलो एक साथ खरीद रहा हूँ तो वो मुझे थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे देगा, तो हो सकता है कम हो जाए पर यूनिट, बट जब तक क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा हम क्या मानेंगे, उसको सेम मानेंगे। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या रहेगी, सेम। तो अंडरलाइन करना, ऊपर वाली लाइन में ऑलवेज पर यूनिट टर्म्स, ऊपर वाले पॉइंट में ऑलवेज और पर यूनिट टर्म्स को, इस वाले में करना वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन सेम, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन सेम, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में लिखना, as the volume of output increases, as the volume of output increases, as the volume of output increases, comma, total variable cost, total variable cost also increases, total variable cost also increases, or vice versa, or vice versa। तो मतलब क्या होगा, अगर मैं आउटपुट बढ़ाऊंगा तो मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, अगर मैं आउटपुट बढ़ाऊंगा तो मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, ठीक, फुल स्टॉप। फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, कॉमा, लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, कॉमा, लेबर कॉस्ट एंड variable overheads, and variable overheads like power, comma, salesman commission, etc. Power, comma, salesman commission, etc. तो मैंने क्या क्या एग्जांपल लिए, क्या क्या लिखवाया इसके एग्जांपल, एक मैंने बोला मटेरियल कॉस्ट, एक मैंने बोला लेबर कॉस्ट, और कुछ अदर ओवरहेड्स लाइक सेल्समैन कमीशन। कहते हैं तीनों के तीनों क्या है, वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन जो मटेरियल होता है ना, इस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, प्योर वेरिएबल कॉस्ट। मटेरियल को क्या बोला जाता है, प्योर वेरिएबल कॉस्ट। ऐसा क्यों, क्योंकि मटेरियल जो है ना वो कभी भी फिक्स कॉस्ट नहीं हो सकती, मटेरियल कभी भी फिक्स कॉस्ट हो ही नहीं सकती। लेबर क्या हो सकती है, फिक्स कॉस्ट हो सकती है, सेल्समैन कमीशन क्या हो सकता है, फिक्स कॉस्ट हो सकती है, बट मटेरियल फिक्स कॉस्ट हो ही नहीं सकती। कैसे, लेबर क्या हुआ, मान लो अगर मैंने लेबर से बोला कि तुम मेरे यहाँ पर आओ, तुम 2 घंटे काम करो, मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा, 2 घंटे के कितने रुपए दूंगा, 100 रुपए। अब वो उन 2 घंटों में चाहे एक चेयर बनाए, चाहे 5 चेयर बनाए, चाहे 10 चेयर बनाए, चाहे 100 चेयर बनाए, मैं उसे कितने रुपए दूंगा, 100 रुपए। तो क्या आउटपुट के साथ कॉस्ट चेंज हुई, नहीं हुई, तो मतलब ये क्या हुई, फिक्स कॉस्ट। तो लेबर क्या हो सकती है, फिक्स हो सकती है। बट अगर मैंने लेबर को बोला कि आप आओ मेरे यहाँ पर और हर एक चेयर बनाने पे 50 रुपए दूंगा, तो अगर वो एक चेयर बनाएगी तो उसको कितने रुपए दूंगा, 50, 2 चेयर बनाएगी तो कितने दूंगा, 100, 3 चेयर बनाएगी तो कितने दूंगा, 150। तो ये क्या हो गई, वेरिएबल कॉस्ट। तो लेबर क्या हो सकती है, वेरिएबल हो सकती है, लेकिन कभी कभी फिक्स भी हो सकती है, अगर हम उनको किसके बेसिस पे दे रहे हैं, टाइम के बेसिस पे दे रहे हैं पैसा, ठीक, तो वो क्या हो सकते हैं, फिक्स भी हो सकते हैं। ऐसे ही सेल्समैन कमीशन, मैंने उससे बोला जितने जितने प्रोडक्ट्स तुम बेचोगे उतने उतने उसके ऊपर मैं तुम्हें 5-5 रुपए क्या दूंगा, कमीशन दूंगा। अगर उसने 1000 प्रोडक्ट बेचे तो उसको 5000 रुपए मिलेंगे, अगर उसने 2000 प्रोडक्ट बेचे तो उसको 10,000 रुपए मिलेंगे। तो जितने ज्यादा बेचेगा उतना ज्यादा उसको कमीशन देना पड़ेगा, तो ये क्या हो गई, वेरिएबल। लेकिन अगर मैंने उसको ये बोल दिया कि तुम क्या करो, बहुत अच्छे से मार्केटिंग करोगे तो मैं तुम्हारी सैलरी का 5% तुम्हें कमीशन दूंगा,
ठीक, उसकी सैलरी थी मान लो 20,000 रुपए, तो उसका 5% कितना हुआ 1,000 रुपए। अब वो चाहे कितने भी प्रोडक्ट्स बेचे उसको 1,000 रुपए मिलेगा, तो वो प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करता। तो ये हमारा क्या हो गया फिक्स कॉस्ट। लेकिन मटेरियल, मान लो एक चेयर बनाने में 1 किलो प्लास्टिक लगता है, अगर मैंने 10 किलो प्लास्टिक खरीदा, तो अब ऐसा थोड़ी है कि 10 किलो एक चेयर बनाऊं, चाहे 10 चेयर बनाऊं, चाहे 20 चेयर बनाऊं, चाहे 50 चेयर बनाऊं, वही 10 किलो ही लगेगा, नहीं। एक चेयर के लिए कितना चाहिए 1 किलो, दो के लिए कितना चाहिए 2 किलो, तीन के लिए कितना चाहिए 3 किलो। तो ये क्या होगी, जैसे जैसे प्रोडक्ट चेंज होगा उसके साथ मटेरियल का कॉस्ट चेंज होगा ही होगा। तो इसीलिए इसको बोला जाता है प्योर वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि मटेरियल कभी भी फिक्स्ड नहीं होता। मटेरियल क्या नहीं होता, फिक्स्ड नहीं होता। ठीक, तो मटेरियल जहां लिखा है मटेरियल कॉस्ट, उसके साथ एरो डाल के लिख दो प्योर वेरिएबल कॉस्ट। जहां मटेरियल लिखा है उसके आगे एरो डाल के लिख दो प्योर वेरिएबल कॉस्ट, प्योर वेरिएबल कॉस्ट। चलो लिखना एक एग्जांपल। मान लो हमने बोला एक हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। मान लो मैं अपनी बात करता हूं, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट मेरे लिए क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। वॉल्यूम ऑफ आउटपुट मेरे लिए क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि जितने बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं वो मेरे लिए क्या है, आउटपुट। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मतलब क्या हुआ, मान लो मैं हर एक बच्चे को क्या देता हूं, बुक। तो बुक्स पर स्टूडेंट, बुक्स पर स्टूडेंट हमारी क्या हो गई, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट यानी कि टोटल बुक्स का खर्चा। सोच के देखो, मान लो एक बुक मुझे कितने रुपए की पड़ती है, 800 रुपए की। अगर मेरे पास एक ही बच्चा है, अगर मेरे पास एक ही बच्चा है तो मैं उसको कितने रुपए की बुक दूंगा, 800 रुपए। तो एक बच्चा है 800 रुपए की बुक दी, तो टोटल खर्चा कितना लगा मेरा, 800। लेकिन अगर मेरे पास 5 बच्चे आ गए, तो 5 बच्चों को मैं, एक बुक तो मुझे अभी भी कितने की है, 800 रुपए की, तो 5 बच्चों को मैंने कितने रुपए दिए, 4,000। कितने रुपए लगे मेरे टोटल बुक के ऊपर, 4,000 रुपए। 100 बच्चे आए, तो 100 बच्चे, 10 बच्चे आ गए, मान लो पहले 10 ले लेते हैं, 10 बच्चे आए, तो एक बच्चे के अभी भी 800 रुपए कितने हो गए, 8,000। अगर मेरे पास 50 बच्चे आ गए, तो 50 बच्चों को भी मैं एक बुक कितने की दूंगा, 800 रुपए की। तो यानी कि मेरे पास कितने हो गए, तो ये मेरी क्या हुई, वेरिएबल कॉस्ट। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन में, कहता था वेरिएबल कॉस्ट वो है जो कीप्स ऑन चेंजिंग विद आउटपुट। तो जैसे जैसे मेरा आउटपुट चेंज हुआ वैसे वैसे मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज हो रही है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, पर यूनिट में सेम होती है, तो ये पर यूनिट में क्या है, सेम। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, जैसे जैसे इसका आउटपुट इंक्रीज होगा वैसे वैसे मेरी कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, वैसे वैसे मेरी कॉस्ट भी क्या हो जाएगी। ठीक, तो इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, वेरिएबल कॉस्ट। ये बना लो। ठीक हो गया। चलो नेक्स्ट लिखना, व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट। व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट।
व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट क्या होती है? फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट जो आउटपुट के साथ साथ चेंज नहीं होगी, जिसपे आउटपुट से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आउटपुट कितना भी बढ़ता जाए हमारी कॉस्ट चेंज नहीं होगी, फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होगी, तो आउटपुट से उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे एग्जाम्पल लिया था रेंट का, अगर मेरे पास मान लो मैंने ये इंस्टीट्यूट लिया रेंट पे, अगर मैं इसका रेंट दे रहा हूँ 20,000 रुपए, अगर मेरे पास सिर्फ एक बच्चा पढ़ने आया तो उसका रेंट कितना दिया जाएगा? फिर भी 20,000। अगर मेरे पास 10 बच्चे आ गए तो तब भी कितना? 20,000। अगर मेरे पास 50 बच्चे आ गए तो भी कितना जाएगा? 20,000। तो यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट से रेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो रेंट हमारी क्या हो गई? फिक्स्ड कॉस्ट हो गई। ठीक, अगर कोई एक नया बिजनेसमैन है जो नया नया बिजनेस कर रहा है, तो उसको सबसे बड़ा रिस्क क्या होगा? उसको सबसे बड़ा रिस्क फिक्स कॉस्ट का होता है। सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है? फिक्स कॉस्ट का। मान लो अगर मैंने इंस्टीट्यूट खोला तो मुझे क्या होगा कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास बच्चे नहीं आए, अगर मेरे पास बच्चे नहीं आए तो क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट तो छोड़ दो, बुक्स तो मैं तभी प्रिंट कराऊंगा अगर मेरे पास बच्चे आएंगे। अगर बुक्स तो मैं कब दूंगा? अगर मेरे पास बच्चे आए तो मैं प्रिंट करा के दे दूंगा, अगर नहीं आए तो नहीं कराऊंगा प्रिंट, खर्चा नहीं करूंगा उसका। तो मुझे वेरिएबल कॉस्ट की तो टेंशन है ही नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ किसकी टेंशन है? फिक्स कॉस्ट की। फिक्स कॉस्ट अगर रिकवर नहीं हुई तो अगर मेरे पास एक भी बच्चा नहीं आया पढ़ने, तो मैंने जो यहाँ पर 20,000 का रेंट दिया वो मुझे अपनी जेब से देना पड़ेगा, और मैं कब तक अपनी जेब से दूंगा? तो इसीलिए अगर कोई भी बच्चा नहीं आया तो मुझे डर किस चीज का है? सिर्फ फिक्स कॉस्ट। तो हमें जो रिस्क होता है बिजनेस चलाने में, जो रिस्क होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होता है? फिक्स कॉस्ट। क्योंकि लोग वेरिएबल कॉस्ट तो तभी लगाते हैं जब कस्टमर आता है। ठीक, अब सिंपल सी बात है, मान लो मैंने बोला मैं बुक्स दूंगा, तो मैं कब बुक्स दूंगा? जब मेरे पास बच्चा आ जाएगा, बच्चा पढ़ने आ जाएगा, बच्चे की फीस आ जाएगी, तो मैं उसी फीस में से बुक्स प्रिंट करा के बच्चों को दे दूंगा। ठीक, तो ये क्या होती है? फिक्स्ड। ये क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन फिक्स कॉस्ट क्या होती है? जो लगेगी ही लगेगी, चाहे बच्चा आए चाहे ना आए। तो एक बिजनेसमैन को डर किस चीज का होता है? फिक्स कॉस्ट। हमेशा क्या होता है कि अगर किसी के पास कोई काम नहीं है, कोई कस्टमर ही नहीं है, तो उसको बैठे बैठे भी शॉप का किराया ये सब तो देने पड़ेंगे ना, चाहे कस्टमर आए चाहे ना आए, तो उसको शॉप का किराया तो देना ही। ठीक, तो वो इसीलिए हमारी क्या होती है? रिस्की कौन से होते हैं? फिक्स कॉस्ट। ठीक, तो लिखना फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट विल रिमेन, फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम, फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम इन टोटल, फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम in total irrespective of change in, irrespective of change in volume of output, irrespective of change in volume of output। कहता है कि आउटपुट में जितना भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट में जितना भी चेंज हो रहा है, वो चेंज हम क्या करेंगे? वो चेंज मतलब वॉल्यूम ऑफ आउटपुट में चेंज होने की वजह से भी जो कॉस्ट चेंज नहीं होगी, सेम ही रहेगी, उस कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। चाहे आउटपुट कितना भी चेंज होता रहे, कभी भी हमारी फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होगी। लेकिन सर यहाँ पर ना हम कॉस्टिंग में थोड़ा सा डीप जाते हैं, एक ऐसा टाइम आएगा जब हमारी फिक्स कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी। कोई एग्जांपल बता सकते हो इसका? बिल्कुल सही बोल रहा है। कहता है अगर आपकी एक कैपेसिटी जो है ना आउटपुट की, उससे इंक्रीज हो गई कैपेसिटी, तो उस केस में आपको अपनी फिक्स कॉस्ट भी चेंज करनी पड़ेगी। अगर मान लो आप मेरे यहाँ पर सीटिंग कैपेसिटी 30 स्टूडेंट्स की है, अगर मेरे पास 35 आ गए तो मुझे 5 बच्चे और बैठाने हैं, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ी जगह बड़ी लेनी पड़ेगी। तो अगर जगह बड़ी लेनी पड़ेगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके अंदर मेरी फिक्स कॉस्ट भी इंक्रीज करनी पड़ेगी, रेंट इंक्रीज करना पड़ेगा। तो वो हमारी क्या होती है? फिक्स कॉस्ट इंक्रीज करना, यानी कि फिक्स कॉस्ट भी चेंज हो सकते हैं। बट वो क्या क्या कब होगी? सिर्फ एक टाइम पे होगी। मान लो मेरे पास 30 बच्चों की कैपेसिटी है, मेरे पास बच्चे कितने आ गए? 35। मैंने क्या किया? थोड़ी बड़ी जगह ले ली। अब मेरे पास कितने बच्चों की कैपेसिटी हो गई? 60 बच्चों की। अब जब तक मेरे पास 60 बच्चे नहीं होते तब तक मेरी फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी? सेम रहेगी। फिर जैसे 60 से ऊपर हो गए, मान लो 62 हो गए, तो मुझे एक और बार बढ़ानी पड़ेगी। फिर मैं क्या करूंगा? 90 तक बढ़ा दूंगा। तो अब जब तक मेरे पास 90 बच्चे नहीं होते तब तक मेरी फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो एक्चुअल में बिजनेसेस में ना इसी तरीके से आपको चलना चाहिए कि आपको शुरू में कैपेसिटी कम रखनी चाहिए। जैसे जैसे आपके पास कस्टमर बढ़े, आप अपनी कैपेसिटी रीच कर जाओ, फिर उसके बाद आपको अगली फिक्स कॉस्ट के बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। लोग क्या करते हैं वरना, पहले शुरू में ही ना बड़ी बड़ी फिक्स कॉस्ट लगा देते हैं, बड़ी बड़ी क्या करते हैं? फिक्स कॉस्ट लगा देते हैं। तो वहां पर उसके बाद क्या होता है? जब उनके पास उतने कस्टमर नहीं आते तो उनकी फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं हो पाती।
उनकी फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं हो पाती। तो इसीलिए क्या होता है कि आप पहले क्या लो, कम कैपेसिटी फिक्स कॉस्ट लगाओ, जैसे जैसे फिर कस्टमर बढ़े फिक्स कॉस्ट को क्या करो, ठीक। उससे क्या रहता है, उससे आपकी अननेसेसरी फिक्स कॉस्ट नहीं लगती, बहुत ज्यादा फिक्स कॉस्ट नहीं लगेगी, तो वो आपका इजीली रिकवर हो जाता है, ठीक। तो फिर लिखना पहले पहले लाइन में हेडिंग अंडरलाइन कर दो, फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम इन टोटल, फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम इन टोटल। नेक्स्ट लाइन में लिखना, फिक्स कॉस्ट इज ऑलवेज इनकर्ड, फिक्स कॉस्ट इज ऑलवेज इनकर्ड in relation with the time, in relation with the time। कहता है फिक्स कॉस्ट हमेशा कैसे इंकर होती है, टाइम के हिसाब से, क्योंकि जितने भी फिक्स कॉस्ट के मैं एग्जांपल देखूं, अगर मैं रेंट की बात करूं, कैसे जाता है रेंट, मंथली रेंट जाता है। अगर मैं कोई स्टाफ रखा, उस स्टाफ को सैलरी दे रहा हूं, तो कैसे दे रहा होगा, मंथली सैलरी दे रहा होगा, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें किसके बेसिस पे आते हैं, टाइम के बेसिस पे। तो अगर टाइम के बेसिस पे लग रही है तो वो मतलब क्या है, फिक्स कॉस्ट, ठीक। तो इन रिलेशन विद टाइम, तो अंडरलाइन करना ऑलवेज और टाइम को, अंडरलाइन कर दो ऑलवेज को और टाइम, ऑलवेज और टाइम। ब्रैकेट में लिखना नॉट इन रिलेशन विद आउटपुट, नॉट इन रिलेशन विद आउटपुट, मतलब इसका आउटपुट से कोई भी रिलेशन नहीं। फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन लिखना, as the volume of output increases, as the volume of output increases, fixed cost per unit, as the volume of output increases, comma, fixed cost per unit, fixed cost per unit क्या होगा, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट के साथ सेम रहेगी, डिक्रीज या सेम, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी, मान लो मेरे पास सिर्फ एक बच्चा पढ़ने आया और मेरा रेंट कितना है 20,000 रुपए, तो मैं इस एक बच्चे से रेंट कितना रिकवर करूंगा, 20,000 रुपए, तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी हुई, 20,000। लेकिन अगर इस एक की जगह मेरे पास दो बच्चे आ गए, रेंट तो अभी भी कितना जाएगा, 20,000 ही जाएगा, तो उस 20,000 को मैं कितने बच्चों से रिकवर करूंगा, दो बच्चों से, तो हर बच्चे से कितना रिकवर कर रहा हूँ, 10,000 रुपए। तो अगर मेरा आउटपुट बढ़ा, एक से दो हुए, तो पर यूनिट, एक पर यूनिट क्या था, पर यूनिट 20 थी, 20 से कितनी हो गई, 10 रह गई। फिर तीन बच्चे आ जाएंगे तो और कितनी हो जाएगी, और कम हो जाएगी, चार बच्चे आ गए और कम हो जाएगी। तो मैंने क्या वर्ड लिखा था, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, ना कि टोटल फिक्स कॉस्ट। तो जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो सेम रहती है, बट पर यूनिट क्या होती जाएगी, कम होती है। तो अंडरलाइन कर दो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट को, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस। फॉर एग्जाम्पल रेंट, सैलरी, रेंट, सैलरी एक्सेट्रा, रेंट, सैलरी एक्सेट्रा, ठीक। इसमें भी एक एग्जांपल लिख लो, वही सेम, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि रेंट पर मंथ, रेंट पर मंथ, टोटल फिक्स कॉस्ट, और ये आ गया फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। तो हर एक बच्चे पे फिक्स कॉस्ट कितनी जाएगी, मान लो मेरा रेंट कितना है पर मंथ 30,000, अगर मेरे पास एक ही बच्चा पढ़ने आया तो मैं एक बच्चे से अपना रेंट कितना रिकवर करूंगा, 30,000 रुपए। अगर मेरा एक महीने में एक ही बच्चा पढ़ने आया तो मैं उस एक बच्चे से रेंट कितना रिकवर करूंगा, 30,000 रुपए। लेकिन अगर मेरे पास एक की जगह पांच बच्चे आ गए तो भी मेरा रेंट तो कितना रहेगा, 30,000 ही रहेगा। तो 30,000 डिवाइड बाय 5 कितना हो गया, 6,000, कितना आ गया, 6,000 रुपए। अगर मेरे पास 10 बच्चे आ गए तो 10 बच्चों से मैं 30,000 रुपए रिकवर करूंगा, तो पर स्टूडेंट कितना आ गया, 3,000। और अगर मेरे पास 50 बच्चे हो गए, तीन 30,000 रुपए फिर भी रहेगा, और ये कितना हो गया, 600। तो ये क्या हुआ, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज हो रही है, टोटल में क्या रहेगी, सेम, टोटल में क्या रहेगी, सेम। क्लियर है क्या कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है और फिक्स कॉस्ट क्या होती है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक। तो यही था हमारा क्या, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट की क्या वेरिएबल कॉस्ट होती है और क्या हमारी क्या होती है, फिक्स कॉस्ट, ठीक। तो इन दोनों का टॉपिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट था, किसको वेरिएबल कॉस्ट बोलेंगे, किसको फिक्स कॉस्ट बोलेंगे। समराइज करूं तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में क्या रहती है, सेम, फिक्स कॉस्ट किसमें सेम रहती है, टोटल में।
वेरिएबल कॉस्ट की पर यूनिट कभी चेंज नहीं होगी जब तक क्वेश्चन नहीं बोलेगा, और फिक्स कॉस्ट का टोटल कभी चेंज नहीं होगा जब तक क्वेश्चन नहीं बोलेगा। चाहे मैं कितनी भी यूनिट्स बनाऊं, चाहे मैं 1 यूनिट बनाऊं, चाहे मैं 10,000 यूनिट बनाऊं, फिक्स कॉस्ट मेरी उतनी ही रहेगी जितनी पहले लगी। ठीक, तो फिक्स कॉस्ट हमारी हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमारी क्या रहेगी, सेम, टोटल में चेंज हो सकती है। ठीक है ना, तो ये दो टर्म्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब नेक्स्ट लिखना एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। ये हो गया, बता दिए। थर्ड टर्म है, जो बेसिक टर्म हमारी चल रही थी उसी में है, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। कहता है अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का मतलब क्या हुआ, जो कि किसी भी चीज की प्रोडक्शन करती है, मतलब सर्विसेज नहीं देती या ट्रेडिंग नहीं करती। तो अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में दो टाइप के खर्चे लगेंगे। कौन कौन से दो टाइप के खर्चे, एक होंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक होंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं इसको हम कॉस्टिंग की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट। जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं इनको हम कॉस्टिंग की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस की जगह ना डायरेक्ट कॉस्ट वर्ड लिखते हैं, ज्यादा अच्छा है। एक होता है डायरेक्ट कॉस्ट जिसको हम क्या नाम देते हैं, प्राइम कॉस्ट। एक हमारी क्या होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट, जिसको हम क्या नाम देते हैं कॉस्टिंग के अंदर, ओवरहेड्स। अभी हमने पढ़ा था ना कि जितने भी इनडायरेक्ट है उनको हम क्या बोलते हैं, ओवरहेड्स बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ओवरहेड्स। तो अगर मैं बात करूं प्राइम कॉस्ट की, तो प्राइम कॉस्ट कितने टाइप की होती है, तीन टाइप की। प्राइम कॉस्ट कितने टाइप की होती है, तीन टाइप की। कौन कौन से तीन टाइप की प्राइम कॉस्ट होती है, सबसे पहले आएगी मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट डायरेक्ट कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट मतलब क्या, जो किसी प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड हो। तो मटेरियल क्या होता है, प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड होता है, कि वो प्रोडक्ट से क्या रहेगा, डायरेक्टली रिलेटेड रहेगा। इसके साथ साथ एक और होती है जो क्या है, लेबर कॉस्ट। एक और क्या रहेगी, लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक, और तीसरा तीसरा हमारा आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कोई और ऐसे खर्चे जो किससे, प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड है। तो वो तीन हमारे किसके अंदर आते हैं, प्राइम कॉस्ट के अंदर, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट। ठीक, फिर अगर मैं बात करूं इनडायरेक्ट कॉस्ट की, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट में हम क्या लेते हैं, तीन लेंगे। एक हमारे आते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, एक हमारे आएंगे ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो तीन हमारे क्या हो गए, ओवरहेड्स हो गए। तीन खर्चे हमारे कौन से होते हैं, डायरेक्ट, और तीन कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में तीन कौन कौन से हैं, मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इधर क्या है, फैक्ट्री, ऑफिस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सर अकाउंट्स में ना हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, तो ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सा खर्चा आता था, डायरेक्ट खर्चा, और पीएनएल में कौन सा आता था, इनडायरेक्ट खर्चा। तो सर फैक्ट्री के वहां पर जितने भी खर्चे होते थे ना, फैक्ट्री के तुम्हें याद होगा कि डेप्रिसिएशन और मशीनरी किसमें डालते थे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, या फिर मशीनरी वगैरह से रिलेटेड या फैक्ट्री से रिलेटेड बेसिकली जितने भी खर्चे होते थे किसमें डालते थे, ट्रेडिंग में। डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसमें डालते थे, ट्रेडिंग में। तो लेकिन यहाँ पर हम फैक्ट्री के खर्चों को किसमें पढ़ते हैं, इनडायरेक्ट। फैक्ट्री के खर्चों को किसमें पढ़ते हैं, इनडायरेक्ट के अंदर। जो खर्चे ऐसे होते हैं जो हमारे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है प्रोडक्ट से। अगर मान लो फैक्ट्री का रेंट डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, तो वो किसमें कवर होगा, इधर, इधर फैक्ट्री ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट। बात समझ आ रही है। तो ये चार्ट बना लो एलिमेंट्स के नीचे, और यहाँ पर लिख देना मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट जो है हमारी 6 एलिमेंट्स में बटी हुई है, 1 2 3 4 5 6।
हाँ देता हूँ। क्या? तो लिखना सबसे पहले, देर आर देर आर सिक्स एलिमेंट्स, देर आर सिक्स एलिमेंट्स in cost, there are six elements in cost of a manufacturing company. कोई भी अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसके टोटल 6 एलिमेंट्स हैं। टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 6। ठीक, डैश डाल दो। फर्स्ट पॉइंट लिखना, व्हाट इज प्राइम कॉस्ट, व्हाट इज प्राइम कॉस्ट। कहते हैं प्राइम कॉस्ट क्या होता है, तो प्राइम कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। लिखना, प्राइम कॉस्ट इज द कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट इज द डायरेक्ट कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट इज द direct cost, prime cost is the direct cost which can be easily identified, which can be easily identified with the final product. कहते हैं प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, एक ऐसी कॉस्ट जिसको हम फाइनल प्रोडक्ट के साथ इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फाइनल प्रोडक्ट के साथ इजीली क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इजीली आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, फुल स्टॉप। प्राइम कॉस्ट इज हैविंग थ्री एलिमेंट्स, prime cost is having three elements. Point number first element, direct material cost, direct material cost, direct material cost, that is raw material cost, raw material cost, raw material cost, without which a product, without which a product which without which a product cannot be completed, without which a product cannot be completed. तो कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होती है, यानी कि रॉ मटेरियल कॉस्ट जिसके बिना आप एक प्रोडक्ट बना ही नहीं सकते। अगर मुझे चेयर बनानी है तो मुझे प्लास्टिक चाहिए ही चाहिए, बिना प्लास्टिक के चेयर नहीं बन सकता। मतलब रॉ मटेरियल चाहिए ही चाहिए, चाहे अगर आप लकड़ी की चेयर बना रहे हो तो लकड़ी चाहिए, लोहे की चेयर बना रहे हो तो लोहा चाहिए, प्लास्टिक की चेयर बना रहे हो तो प्लास्टिक चाहिए। तो यानी कि आपको कोई ना कोई एक प्रोडक्ट तो रॉ मटेरियल तो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना नहीं बना पाओगे। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक फॉर मेकिंग चेयर्स, plastic for making chairs, comma, leather for making shoes, leather for making shoes, leather for making shoes। क्या कहता है कि हमारा क्या हो गया, प्लास्टिक चेयर्स के लिए या फिर शूज बनाने के लिए लेदर। सेकंड पॉइंट लिखना, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब क्या होता है, अगर मान लो मैंने मटेरियल खरीद के अपनी कंपनी में रख दिया, गोडाउन में लाके रख दिया, क्या वो अपने आप फिनिश गुड बन जाएंगे? नहीं, उसको कन्वर्ट करने के लिए उसके ऊपर बंदे लगाने पड़ेंगे कि वो क्या करेंगे, वो रॉ मटेरियल को उठाएंगे, उसके ऊपर काम करेंगे, उसको मेल्ट वगैरह करेंगे, मशीन में डालेंगे, फिर निकालेंगे, शेप देंगे, सब कुछ। तो वो सारी चीजें कौन करेगा? लेबर करेगी। तो लिखना, इट इंक्लूड्स द वेजेस पेड, इट इंक्लूड्स द वेजेस पेड, it includes the wages paid to the laborers, to the laborers, to the laborers in production department, in production department, who convert, who convert raw material into finished goods, raw material into finished goods।
तो जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है वो कौन होती है, वो होते हैं हमारे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट या फिर वेजेस भी बोल सकते हैं, ठीक। थर्ड पॉइंट लिखना डायरेक्ट एक्सपेंसेस, थर्ड पॉइंट लिख दो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। It also known as it also known as chargeable expenses. It also known as chargeable expenses. कहता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एक और नाम है क्या, चार्जेबल एक्सपेंसेस। चार्जेबल क्या है, एक्सपेंसेस, ठीक है ना, फुल स्टॉप। all the expenses which are all the expenses which are directly related, all the expenses which are directly related with the final product, all the expenses which are directly related with the final product, with the final product, ठीक है, फुल स्टॉप। फॉर एग्जांपल cost of designing, cost of designing, comma cost of technology, etc. cost of technology, etc. ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो हमारे प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड रहेंगे सिर्फ वो आएंगे। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट की, लास्ट टॉपिक ले लो, व्हाट आर ओवरहेड्स, व्हाट आर ओवरहेड्स, व्हाट आर ओवरहेड्स। सिर्फ थोड़ी सी बेसिक टर्म्स, थोड़ी सी थ्योरी लिखनी पड़ रही है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास से जब चैप्टर शुरू कर देंगे प्रॉपर तो उसमें पूरा प्रैक्टिकल रहेगा, ठीक है ना। तो आज का थोड़ा सा थ्योरी लिखने का है, बाकी उसके बाद ज्यादा थ्योरी नहीं लिखनी पड़ेगी, बस बेसिक टर्म्स थोड़ी सी इंपॉर्टेंट। ओवरहेड्स आर इनडायरेक्ट कॉस्ट, ओवरहेड्स आर overheads are indirect costs which are incurred over and above the prime cost, which are incurred over and above the prime cost, over and above the prime cost, full stop. these overheads are not these overheads are not directly identified, these overheads are not directly identified with the particular product, these overheads are not directly identified with the particular product, but but helps in but helps in production of but helps in production of products, helps in production of products। तो क्या कहता है कि जो हमारी प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन में हेल्प तो करते हैं बट इसका कोई डायरेक्टली रिलेशन नहीं होता, डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, ठीक। ओवरहेड्स आर also classified into three parts, overheads are also classified into three parts, overheads are also classified into three parts। पहला लिखना फैक्ट्री ओवरहेड्स, फर्स्ट पॉइंट फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स लाइक factory rent, comma power, factory rent, comma power, comma repair and maintenance of machines, comma depreciation of machines, etc। यानी कि मशीन कहाँ लग रही होगी, फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री में लगने वाले जितने भी खर्चे लाइक डेप्रिसिएशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, फैक्ट्री का रेंट, पावर, ये सब हमारी क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड्स। सेकंड पॉइंट लिखना ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। For example, salary of accountant, comma office rent, comma depreciation on furniture,
एक्सेट्रा। कहते हैं कि कोई भी ऑफिस का रेंट हो गया, ऑफिस के खर्चे बेसिकली, जो फर्नीचर कहाँ होगा, ऑफिस में, ऑफिस का रेंट हो गया, या फिर ऑफिस में हमने एक वो अकाउंटेंट बैठा रखा है उसकी सैलरी, ये सारे किसमें आएंगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। लास्ट पॉइंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, फर्स्ट इसमें लिखना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, लाइक सैलरी ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव, सैलरी ऑफ, फर्स्ट पॉइंट नहीं है मतलब एग्जांपल ये है बस, सैलरी ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव, कॉमा शोरूम रेंट, शोरूम रेंट, कॉमा डेप्रीशिएशन ऑन डिलीवरी व्हीकल्स, डेप्रीशिएशन ऑन डिलीवरी व्हीकल्स एक्सेट्रा। तो क्या कहता है कि कोई अगर हमने शोरूम लिया तो वो शोरूम का जो भी रेंट होगा वो किसके लिए होगा, सेल्स के लिए, तो वो किसमें आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। अगर हमने कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव को सैलरी दी है वो भी किसके लिए है, सेल्स के लिए। अगर हमने कोई डिलीवरी व्हीकल खरीदा उसके ऊपर डेप्रीशिएशन लग रहा है तो वो किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सामान को, तो वो हमारा किसमें आ गया, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन में आ गया। तो ये किसके होंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो ये हमारे 6 एलिमेंट्स थे, इसमें से एक चैप्टर हमारा मटेरियल कॉस्ट है जो हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। सबसे पहला चैप्टर मटेरियल कॉस्ट, फिर लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये मिला के एक चैप्टर है। तो एक चैप्टर, दो चैप्टर और ये मिला के एक चैप्टर, तो 3 चैप्टर ये हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, मटेरियल कॉस्ट। तो बस आज का थोड़ा सा बेसिक बताना था, इसलिए थोड़ी सी थ्योरी थी। मटेरियल कॉस्ट पूरा प्रैक्टिकल है, इसमें पूरा पूरा हम क्या पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल के बारे में, ये ना सारा प्रैक्टिकली पढ़ेंगे। हाँ, इसी में